19 करोड़ आत्माओं वाले शहर में दो आत्माओं का मिलन कभी नहीं होना चाहिए था। एक स्वर्ग में रहती थी, दूसरी के पैर जमीन पर मजबूती से टिके थे। लेकिन मुंबई में किस्मत अपने धागे बुनने का एक अजीब तरीका अपनाती है। एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता है मुंबई का आकाश, कांच और स्टील का एक समुद्र जो आकाश को छूता है। वह सबसे ऊंची इमारतों में से एक के ऊपर उतरता है। खन्ना इंडस्ट्रीज का मुख्यालय। अपने न्यूनतम पूर्णतः कांच से बने कार्यालय के अंदर अर्जुन खन्ना शहर का जायजा ले रहे हैं। वह 30 साल का है, लेकिन उसकी आंखों का वजन 100 साल का है। तुम्हारा कवच है तुम्हारा मौन, एक ढाल है। फोन की घंटी बजती है, एक तेज आवाज जो हवा में गूंजती है। वह भावशून्य होकर फोन उठाता है। सौदा पक्का करो, वह कहते हैं। कीमत मायने नहीं रखती, जीत मायने रखती है। वह फोन रख देता है। सन्नाटा और भी घना हो जाता है। उनकी मां देवयानी खन्ना प्रवेश करती हैं। वे शान और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी रेशमी साड़ियां उनके व्यावसायिक आत्मविश्वास जितनी ही प्रसिद्ध हैं। समीरा मेहरा लंदन से वापस आ गई है। उसने घोषणा की, सगाई जल्द ही होगी। वह बिल्कुल सही जोड़ी है। अर्जुन ने पलटकर नहीं देखा। एक व्यापारिक गठबंधन, उसने सही किया। देवयानी जवाब देती है, व्यापार ही हमारी जिंदगी है और परिवार का सम्मान हमारी विरासत है, इसे मत भूलना। वह उसे अकेला छोड़ देती है, एक राजा की तरह अपने सुनहरे पिंजरे में। शहर के दूसरी तरफ में एक आराम करना। दिन की शुरुआत 1 मील प्रति मिनट की रफ्तार से होती है। जिंदगी की एक जीवंत अराजकता कि गंधचाई इलायची के साथ यह गीत बच्चों के खेलने की आवाज के साथ घुल मिल जाता है। 22 वर्षीय अनन्या शर्मा अपने घर की सीढ़ी पर बैठी हैं। वो खूबसूरत तो है, लेकिन एक शांत, लगभग अदृश्य रूप में। उसकी आंखों में एक थकान है जो उसकी उम्र का एहसास नहीं कराती। वह अपने छोटे भाई रोहन को उसके गृह कार्य में मदद करती है। नहीं रोहन, वह धैर्यपूर्वक कहती है, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। घर के अंदर से हल्की खांसी की आवाज आ रही है। उनकी मां आशा बीमार हैं। अनन्या दरवाजे की ओर देखती है। उसके चेहरे पर चिंता की छाया है। वह खड़ी होती है, अपना साधारण बैग उठाती है और अपने भाई के माथे को चूम लेती है। मां का ख्याल रखना, वह फुसफुसाती है। मैं जल्द ही वापस आऊंगी, मैं हमेशा वापस आता हूं। वह भीड़ के बीच से एक गुमनाम व्यक्ति की तरह अपने परिवार का भार अपने कंधों पर उठाए चलती है। अनन्या अब खन्ना हवेली में है, मौन और संगमरमर का एक महल। वह एक साधारण ग्रे वर्दी पहनती है और पुस्तकालय में भूत की तरह घूमती है। वह इतनी अधिक कीमत की किताबें झाड़ती है कि वह अपने जीवन में कभी भी नहीं कमा पाएगी। वह अदृश्य है, फर्नीचर का हिस्सा। अर्जुन फोन पर लाखों रुपयों के बारे में बात करते हुए अंदर आता है। वह उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना ही उसके पास से चला जाता है। बाद में वह अकेले ही पुस्तकालय में लौट आता है। वह अलग लगता है, सीईओ कम और खोया हुआ ज्यादा। उनकी उंगलियां किताबों की रीढ़ पर चलती हैं और रूमी की कविताओं के एक खंड पर रुक जाती हैं। वह उसे खोलता है और एक पल के लिए नियंत्रण का मुखौटा उतर जाता है। वह कमजोर दिखता है। तभी वह उसे देखता है। अनन्या कमरे के दूसरी ओर कांच की मेज साफ कर रही है, लेकिन उसकी नजरें उसके हाथ में पकड़ी किताब पर टिकी हैं। यह जिज्ञासा नहीं है, यह लालसा है, एक गहरी आत्मा की भूख जिसे वह अपने भीतर पहचानता है। पहली बार अर्जुन उसे सचमुच देखता है। नौकरानी नहीं, वर्दी नहीं, कवि की आंखों वाली लड़की। अगले दिनों में एक मौन खेल शुरू होता है। अर्जुन रूमी की किताब मेज पर छोड़ देता है। अनन्या यह सोचकर कि वह अकेली है, उसे उठा लेती है। उसकी उंगलियां कवर को सहलाती हैं। वह फुसफुसाते हुए एक कविता पढ़ती है। आपका काम प्यार की तलाश करना नहीं है, बल्कि केवल उन बाधाओं को ढूंढना है जो आपने इसके विरुद्ध खड़ी कर दी हैं। क्या तुम्हें वह पसंद है? अर्जुन की आवाज सुनकर वह डर के मारे उछल पड़ती है। वह पीली पड़ गई और भयभीत होकर किताब वापस रखती। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं। कोई बात नहीं, वह कहता है। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा धीमी थी। मैंने पूछा था कि तुम्हें पसंद है या नहीं। वह झिझकती है, फिर ऊपर देखती है। साहस की एक झलक। उनके शब्द, वह कहती हैं। वे बिना दीवारों वाली जगह की बात करते हैं। उनकी नजरें मिलती हैं
और एक पल के लिए न कोई मालिक है और न कोई नौकरानी, बस दो आत्माएं एक ही जेल को पहचान रही हैं। पढ़ते रहो, वह जाने से पहले कहता है। जब तुम पढ़ लोगे तो मेरे पास और भी है। और लो, यह शुरू हो गया। उनके लिए किताबों की एक श्रृंखला छोड़ी गई। टैगोर, गालिब, देर रात रसोई में शांत बातचीत, एक कप चाय साझा करना, सीक्रेट बगीचे में चमेली की खुशबू के बीच टहलती है, जहां वह उसे लेखक बनने के अपने सपने के बारे में बताती है। वह उसकी बात सुनता है, वह सचमुच सुनता है। एक रात वह सभी नियमों को तोड़ते हुए उसे अपनी लग्जरी कार में घर ले जाता है। वह सुरक्षित दूरी पर रुक जाता है आराम करना। वह कहते हैं, यह खतरनाक है। वह जवाब देती है, मुझे खतरे की आदत है। उनके बीच की खाई स्पष्ट है, लेकिन वे जो पुल बना रहे हैं वह किसी मजबूत चीज से बना है। अगले दिन वह उसे एक उपहार देता है, खाली पृष्ठों वाली चमड़े की डायरी। अंदर एक नोट लिखा था, आपकी कहानियों के लिए। अनन्या के चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। किसी ने उसकी आत्मा को कभी नहीं देखा था उसके पहले। उस रात वह लिखना शुरू करती है, लेकिन उनकी खुशी एक नाजुक रहस्य है। देवयानी अपने बेटे में बदलाव देखती है, उसके होठों पर मुस्कान, उसकी आंखों में चमक। वह एक ऐसी महिला है जो संयोग में विश्वास नहीं करती। वह अपने सबसे वफादार नौकर प्रकाश को अर्जुन पर नजर रखने का आदेश देती है और नई नौकरानी पर भी नजर रखने का। एक रात जब अर्जुन बाहर गया हुआ था, देवयानी अनन्या के कमरे में प्रवेश करती है, एक ऐसी जगह जहां वह कभी पैर नहीं रखेगी। वह ठंडे दिमाग से उस छोटी सी जगह की तलाशी लेती है और डायरी पाता है। वह पहले पृष्ठ पर कविता पढ़ती है, कांच के महल में रहने वाले एक राजा और शब्दों से बनी चाबी वाली एक लड़की के बारे में। उसके चेहरे पर शांति बर्फीले क्रोध में बदल जाती है। उस रात अनन्या को महान हॉल में बुलाया जाता है। वह संगमरमर के फर्श के बीच में छोटी और डरी हुई सी खड़ी है। देवयानी अपने सिंहासन पर रानी की तरह बैठी है, उसकी डायरी उसकी गोद में है। बताओ बच्ची, देवयानी ने मीठे झर जैसी आवाज में कहा, तुम कितना गायब होना चाहती हो? अनन्या अपना सिर उठाती है, उसकी नम आंखों में आग है। मेरा प्यार अमूल्य है। देवयानी री समोचो। प्यार? क्या बकवास है। उसका स्वर बदल जाता है, वह क्रूर हो जाता है। तुम्हारा भाई, उसकी छात्रवृत्ति रद्द हो सकती है। तुम्हारी मां, अस्पताल में उसका इलाज। अगर धन खत्म हो गया तो यह शर्म की बात होगी। अनन्या की दुनिया बिखर जाती है। वह समझती है, ये कोई बातचीत नहीं है, ये तो अमल है। हार कर वह फुसफुसाती है, जी मैडम। वह खाली खोल बनकर जाने के लिए मुड़ती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अर्जुन अंदर आ जाता है। वह जल्दी वापस आ गया। वह अनन्या का चेहरा देखता है, जो आंसुओं से नहाया हुआ है। वह अपनी मां का विजयी चेहरा देखता है। वह उसके हाथ में डायरी देखता है और कांच का महल लाखों टुकड़ों में बिखर जाता है। ना तुमने क्या किया है? उसकी आवाज गरजने जैसी है। जो जरूरी था, देवयानी ठंडे स्वर में जवाब देती है, मैंने गंदगी साफ कर दी। अर्जुन निराशा से अनन्या को देखता है, लेकिन अनन्या उसकी तरफ नहीं देखती। वह दरवाजे से अंदर आती है और रात में गायब हो जाती है। वो चली गई, देवयानी कहती है। अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी सगाई कल है। अर्जुन हॉल में अकेला खड़ा है। सन्नाटा उसके दिल के टूटने की गूंज सुना रहा है। अर्जुन सोता नहीं है। यह हवेली एक कब्र की तरह दिखती है। अगली सुबह वह अपनी मां से भिड़ जाता है, उसे वापस लाओ। वह मांग करता है। कभी नहीं, देवयानी जवाब देती है। तुम समीरा से शादी करोगे, तुम इस नाम की रक्षा करोगे, यह तुम्हारा है। धर्म, धर्म। अर्जुन बेरुखी से हंसता है। या यह तुम्हारा लालच है? जिंदगी में पहली बार वह उसकी बात नहीं मानता। वह सगाई का डिनर रद्द कर देता है। वह अपने संसाधनों का उपयोग कंपनियां खरीदने के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को खोजने के लिए करता है। वह अपने ड्राइवर को, जो एक दयालु व्यक्ति है और जिसने अर्जुन और अनन्या के बीच दयालुता देखी थी, उसे ढूंढने का आदेश देता है। इस बीच अनन्या अपनी दुनिया में वापस आ गई है। आराम करना ज्यादा शोरगुल वाला लगता है, ज्यादा दम घोंटू। वह 2 काम करती है, घरों की सफाई और रात में सिलाई। ये सब अपनी मां की दवा का खर्च उठाने के लिए किया, जिनकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वह अब लिखती नहीं, डायरी पीछे छूट गई है। शब्द मर चुके हैं,
अर्जुन का ड्राइवर उसे कई हफ्तों बाद पाता है, घर पर नहीं, एक सार्वजनिक अस्पताल में। अनन्या दवा की दुकान पर लाइन में खड़ी है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उनकी मां अस्पताल में भर्ती थीं। अर्जुन वहां जाता है। अस्पताल अव्यवस्थित है, उनके निजी क्लिनिकों से बहुत दूर। वह उसे भीड़ भरे गलियारे में देखता है और समय रुक जाता है। वह पास आता है। अनन्या। वह पलटती है। सदमा, दर्द, गुस्सा। चले जाओ, वह कहती है। तुम यहां के नहीं हो? वह जवाब देता है, आप जहां भी हो, मैं वहीं का हूं। वह देखता है कि उसका सोने का कंगन गायब है, जो उसके पास आभूषण का एकमात्र टुकड़ा था, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिला था। वह समझता है कि उसने इसे बेच दिया है। मुझे मदद करने दो, वह विनती करता है। तुम्हारी मदद की कीमत बहुत ज्यादा है, वह कांपती आवाज में जवाब देती है। तुम्हारी मां ने यह बात साफ कर दी है, लेकिन आशा की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि उसे महंगी सर्जरी करानी पड़ेगी। अनन्या कभी भी सर्जरी का खर्च नहीं उठा पाएगी। अपने अभिमान और टूटे हुए दिल को निगलकर वह अर्जुन की मदद स्वीकार करती है। वह आशा को झूठे नाम से शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करा देता है। वह हर चीज का भुगतान गुप्त रूप से करता है। अस्पताल में लंबी रातों के दौरान वे बातें करते हैं। अनन्या अपनी मां की देखभाल कर रही है और अर्जुन एक असुविधाजनक कुर्सी पर बैठा है और हिलने से इनकार कर रहा है। बाधाएं फिर से गिर जाती हैं। एक रात अनन्या की दादी, उसकी बन्ना, उससे मिलने आओ। एक छोटी सी महिला जिसकी आंखों ने पीढ़ियों को देखा। वह देखती है कि अर्जुन अपनी पोती को किस तरह देखता है और वह निर्णय लेती है कि अब भूतों को खोदने का समय आ गया है। अपने घर में बन्ना एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोलता है। अंदर फीकी साड़ियों के बीच एक छोटा सा धातु का बक्सा है। वह इसे अनन्या को सौंप देती है। आपके परदादा, वह कहती हैं, एक कवि थे आपकी तरह, लेकिन वह एक किसान भी थे। ये जमीन, ये शहर हमेशा से अमीरों का नहीं था। बक्से के अंदर पीले पड़े कागज हैं, एक जमीन का दस्तावेज और एक धुंधली तस्वीर। इस ग्रंथ में एक विशाल भूमि का वर्णन है, जिसमें एक नदी और एक बरगद का पेड़ है। वह भूमि जहां खन्ना इंडस्ट्रीज ने अपना पहला कारखाना बनाया, वह भूमि जो उसके साम्राज्य की शुरुआत थी। यह दस्तावेज अनन्या के परदादा के नाम पर था, लेकिन और भी कुछ है। एक पत्र। वह बताती है कि कैसे एक धनी व्यक्ति, विक्रम खन्ना, जो अर्जुन के दादा थे, उनके गांव में आए। उन्होंने रोजगार और समृद्धि का वादा किया और फिर धोखे और धमकियों का इस्तेमाल करके उसने ग्रामीणों को अपनी जमीन लगभग मुफ्त में बेचने के लिए मजबूर कर दिया। जिन लोगों ने इनकार कर दिया, जैसे अनन्या के परदादा, उनके घर आकस्मिक आग में जल गए। उसने सब कुछ खो दिया, अपनी जमीन, अपनी उम्मीद, और कुछ ही समय बाद टूटे दिल से उसकी मौत हो गई। अनन्या और अर्जुन ने एक साथ पत्र पढ़ा। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा इतिहास के बोझ से भारी है। उनका प्रेम न केवल सामाजिक रूप से असंभव था, वह भयंकर अन्याय की जहरीली मिट्टी से पैदा हुआ था। इसीलिए तुम्हारी मां मुझसे नफरत करती है, अनन्या फुसफुसाती है। वह जानती है, वह हमेशा से जानती है। अर्जुन तबाह हो गया है। उसका पारिवारिक धन, उसका सम्मान, सब झूठ पर टिका हुआ। वह देवयानी को इस कृत्य के बारे में बताता है। वह इससे इनकार नहीं करती। मैंने वो सब किया जो तुम्हारे दादाजी ने जो बनाया था, उसकी रक्षा के लिए जरूरी था, वह बर्फ की तरह ठंडी आवाज में कहती है। वे गांव वाले कमजोर थे, हम मजबूत थे। यही दुनिया का नियम है। यह कानून नहीं है, अर्जुन चिल्लाता है। यह चोरी है, यह पाप है। उनकी लड़ाई भूचाल लाने वाली है। यह खन्ना परिवार की नींव हिला देती है। इस बीच समीरा के पिता श्री मेहरा, जो एक चतुर व्यक्ति और व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी हैं, को एक अवसर दिखाई देता है। वह संघर्ष के बारे में जानता है और वह देश का रहस्य भी जानता है। वह समीरा और अर्जुन के विवाह का उपयोग कर कंपनियों का विलय करने और फिर रहस्य उजागर कर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की योजना बनाता है। अर्जुन को मजबूर करने के लिए वह अनन्या के सबसे कमजोर पक्ष पर हमला करता है। आपका भाई रोहन। एक दोपहर पुलिस वहां पहुंची। आराम करना। उन्होंने 10 वर्षीय रोहन पर स्कूल से लैपटॉप चुराने का आरोप लगाया। लैपटॉप उसके बैग में दिखाई देता है। उसे कहीं रख दिया गया है,
लड़के को भयभीत अवस्था में ले जाया गया। अनन्या हताश हो जाती है। उस रात उसे फोन आता है। मिस्टर मेहरा का फोन है। अपने भाई के लिए उज्ज्वल भविष्य, वह बासी तेल जैसी आवाज में कहता है, या सुधार स्कूल में जिंदगी। चुनाव तुम्हारा है। अर्जुन से रिश्ता खत्म करो, हमेशा के लिए। उसे मेरी बेटी से शादी के लिए राजी करो। यह सबसे अंधकारमय बिंदु है। अपने भाई को बचाओ या अपने प्यार को बचाओ। अनन्या जानती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह अर्जुन से मिलने जाती है। सब खत्म हो गया, वह कहती है। उसके चेहरे पर दर्द का नकाब है। तुम्हारी मां सही थी, अब हम साथ नहीं रह सकते। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो बस अपनी मां को बचाने के लिए तुम्हारा पैसा चाहता था। हर शब्द आपके दिल में एक चाकू है। अर्जुन उसे घूरता है। उसकी आंखों में झूठ तो दिखता है, लेकिन साथ ही भयानक संकल्प भी। वह रोहन के लिए की गई व्यवस्था के बारे में नहीं जानता, लेकिन वह जानता है कि यह जबरदस्ती की जा रही है। ऐसा मत करो अनन्या, वह विनती करता है। अलविदा अर्जुन। वह मुड़ती है और चली जाती है। उसे टूटा हुआ, शक्तिहीन और पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। अंधकार जीत गया है। अनन्या को रोहन की आजादी मिल जाती है, लेकिन वह खुद को खो बैठी। वह एक धूसर सुस्ती में रहती है, काम करती है, अपनी मां की देखभाल करती है, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। एक रात उसकी मां आशा उसका हाथ पकड़ लेती है। तुमने हमारे लिए अपनी खुशियां छोड़ दी, आशा कमजोर मगर साफ आवाज में कहती है। तुम्हारे परदादा ने अपनी जमीन गंवा दी, पर अपनी आवाज नहीं खोई। उन्हें अपनी भी आवाज न छीनने देना। अपनी मां के शब्दों ने अनन्या के दिल में एक छोटी सी चिंगारी जला दी। उसे डायरी याद है, उसकी कहानियां। उसके पास मूल दस्तावेज नहीं है जो अर्जुन ने रख लिया था, लेकिन उसके पास सच है और उसकी आवाज भी। इस बीच अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हतप्रभ है, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी क्रूरता ने उसे बदल दिया है। वह अब निष्क्रिय व्यवसायी नहीं है, वह एक योद्धा है। वह रोहन के साथ घटना की जांच करता है और श्री मेहरा की साजिश का पर्दाफाश करता है। क्रोध आपको स्पष्टता देता है। वह समझता है कि जीतने का एकमात्र तरीका अंधेरे में लड़ना नहीं है, बल्कि हर चीज को प्रकाश में लाना है। अर्जुन और समीरा की भव्य सगाई समारोह की तारीख पुनर्निर्धारित कर दी गई है। यह मुंबई में साल की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रेस, अभिजात वर्ग, वे सब वहां होंगे। यह अपमान या मुक्ति के लिए एकदम सही मंच है। अनन्या जानती है कि यह उसका एकमात्र मौका है। वह रातें लिखने में बिताती है। कोई कविता नहीं, बल्कि पूरी कहानी। आपके परिवार की कहानी, आपके गांव की कहानी, आपकी चुराई हुई जमीन की कहानी। उसके पास न तो ताकत है न ही पैसा, लेकिन उसके पास सच्चाई है। वह अपनी कहानी पुरानी तस्वीर की एक प्रति के साथ एक खोजी पत्रकार को भेजती है, जो अपने साहस के लिए जाना जाता है। यह पार्टी वैभव का तमाशा है। रेशम, हीरे, शैंपेन। देवयानी दीप्तिमान है, विजय की प्रतिमूर्ति। श्री मेहरा आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराते हैं। अर्जुन समीरा के पास खड़ा है। उसका चेहरा बर्फ का मुखौटा बना हुआ है। वह बस इंतजार कर रहा है। पार्टी के बीच में ही मेहमानों के फोन बजने लगते हैं, एक के बाद एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल का शीर्षक, खन्ना इंडस्ट्रीज का ब्लड फाउंडेशन, चोरी की जमीन की कहानी। यह लेख जंगल की आग की तरह फैल गया। इसमें अनन्या की कहानी उनके अपने शब्दों में है, विस्तृत, मार्मिक, निर्विवाद। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मुस्कान जम जाती है। देवयानी का चेहरा पीला पड़ गया। मिस्टर मेहरा किसी कोने में फंसे जानवर जैसे लग रहे हैं। और फिर हॉल के बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। अनन्या प्रवेश करती है। वह वर्दी में नहीं है। वह पहनती है साड़ी साधारण, फिर भी गरिमापूर्ण। वही जो आपकी दादी नानी खास मौकों पर पहनती थीं। वह नौकरानी जैसी नहीं दिखती, वह एक उत्तराधिकारिणी जैसी दिखती है। सत्य का उत्तराधिकारी। वह हैरान मेहमानों के बीच से गुजरती है। उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। वह समीरा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वह अनन्या के बगल में खड़ा है। शामिल हो गए? क्या यह सब सच है? कोई पूछता है। अर्जुन एमसी से माइक्रोफोन ले लेता है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। हां, वह कहता है, हर शब्द सही है। मेरे परिवार ने दूसरों के दर्द पर एक साम्राज्य खड़ा किया। आज झूठ का वह साम्राज्य खत्म हो रहा है। वह श्री मेहरा की ओर मुड़ता है। और मैं जानता हूं कि तुमने उसके भाई के साथ क्या किया।
अराजकता फैल जाती है। कैमरे की चमक, पत्रकार सवाल दाग रहे हैं। मेहरा खन्ना समझौता खत्म हो गया है। उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई है। देवयानी अपने बेटे को गुस्से से नहीं बल्कि गहरे सदमे से देखती है। वह देखती है कि वह अब कैसा आदमी बन गया है। एक ऐसा आदमी जो उसके दादा कभी नहीं थे। एक बेहतर इंसान। महीनों बाद धूल जम गई है। खन्ना इंडस्ट्रीज बच गई, लेकिन उसका रूपांतरण हो गया। अर्जुन के नए नेतृत्व में पूर्व गांव के परिवारों के लिए एक क्षतिपूर्ति निधि बनाई गई। उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं लौटाया बल्कि सम्मान भी लौटाया। अंतिम दृश्य किसी हवेली या कार्यालय में नहीं है, यह अनन्या के गांव में है। शास्त्र का बरगद का पेड़ अभी भी वहां मौजूद है। इसके बगल में एक छोटा सा स्कूल बनाया गया जिसका नाम था स्कूल ऑफ मेमोरी। खन्ना फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित। अर्जुन ने सूट नहीं पहना है, उसने कुर्ता सरल। अनन्या तुम्हारे साथ है। वह एक किताब पकड़े हुए है। कवर पर उसका नाम है जैस्मिन थ्रेड्स। लेखक अनन्या शर्मा। उनकी डायरी एक प्रकाशित पुस्तक बन गई, एक बेस्ट सेलर। वे रोहन सहित गांव के बच्चों के एक समूह को पढ़कर सुना रहे हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं। अमीर और मशहूर लोगों की तनावपूर्ण मुस्कान नहीं, लेकिन दो ऐसे लोगों की सच्ची मुस्कान जिन्होंने दुनिया से लड़ाई की और न केवल प्यार पाया बल्कि खुद को भी पाया।